अच्छा, इससे पहले मैंने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में फ़र्क क्या है। इंग्लैंड के हवाले से बताया था कि असल में इंग्लैंड क्या है, आगे से किस तरह वो एक आइलैंड था। यूरोप के बारे में बताया था कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उसमें किस तरह एक आइलैंड जो कि हमारे पास इंग्लैंड की शक्ल में है, ग्रेट ब्रिटेन की शक्ल में है, और उस ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर किस तरह इंग्लैंड आ रहा है, साथ स्कॉटलैंड वगैरह है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और बाकी इसके साथ जो नॉर्दर्न आयरलैंड था उसकी हमने बात की थी, और वेल्स, वो आपको मैंने बताया था 4 कंट्रीज़ हैं जो कि बड़ी सॉवरेन है। लेकिन इसमें अगर हम कहें कि ये सारा का सारा इंग्लैंड है तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड जिस जगह पे है ओवरऑल जो एक आइलैंड, बड़ा एक आइलैंड था, ठीक है, जिसे ब्रिटिश आइल्स इजल्स कहते हैं। ब्रिटिश इजल्स जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तकरीबन कोई 6,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। तो उनमें से ही एक बड़ा पार्ट जो है वो ब्रिटेन वाला है, ग्रेट ब्रिटेन, उसको इसीलिए कहते हैं कि वो बड़ा पार्ट था आइलैंड का। तो उसके ऊपर जो था, एक तो इंग्लैंड है अभी मौजूदा टाइम पे, एक साथ ही साथ उसके वेल्स है, स्कॉटलैंड है, और थोड़ा सा अलग करके एक छोटा और आइलैंड है जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। और वो भी असल में एक आइलैंड है, आयरलैंड, उस नाम से उसको नॉर्दर्न आयरलैंड कहा गया। बहरहाल ये एक अपने अंदर जो प्रॉपर कंट्रीज़ है, इनका ये अपना एक निज़ाम है, प्रॉपर सॉवरन स्टेट्स हैं ये इनकी। तो वहाँ तक हमने बात की थी, और हमने ये भी कहा था कि शुरू में जो है वहाँ पे केल्ट्स रहते थे। और केल्ट्स भी असल में क्या था, ये मुख्तलिफ ट्राइब्स थे उस ज़माने में। ये होता था ना कि ये छोटे मोटे ट्राइब्स होते थे, और ख़ास तौर पे इस तरह के ट्राइब्स होते थे जो समुद्री रास्तों पे, क्योंकि उस वक्त हवाई सफ़र तो था नहीं, समुद्री रास्तों पे जाते थे, पायरेट्स वगैरह होते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, वो कहते हैं ना कि जिस राम नहीं कहते, जो तादाद में जो लोग ज़्यादा होते थे ना, तो वो फिर दूसरों पे जाके डोमिनेंट हो जाते थे। ठीक है, और वहाँ पे लूट वगैरह उनके सब कुछ लूट के वो वापस आ जाते थे। तो ये निज़ाम होता था। ठीक है, तो समुद्री रास्तों पे जाना, मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन लोगों को लूट लेना, वापस चले जाना, इस तरह जंगली किस्म के लोग ज़्यादा थे। और जाके लोगों को मार देते थे आगे से जो रिटेलिएट करे, या फिर उनकी चीज़ों को तबाह कर लेना, प्रॉपरली उनको रॉब कर लेना, उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब जितना भी उनको सजात उनके पास होते थे वो लेके चले जाते थे। तो ये निज़ाम ज़्यादा था उस टाइम पे मोस्टली। तो ओवरऑल हम बहरहाल बात कर रहे थे किस चीज़ की, एंग्लो सैक्सन की। एंग्लो सैक्सन तक हम आ गए थे। एंग्लो सैक्सन जिसको या हम इसको कह सकते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या तो हम कहते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, या उसको कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये एंग्लो सैक्सन ही है, जिससे एंगल और एंगल अलग अलग करके हम जब एंग्लो को पढ़ते हैं ना, एंगल और लैंड, उसी से ही तो नाम बना है हमारा इंग्लैंड। ठीक है, तो असल में ये मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह ये ट्राइब्स इंग्लैंड में आई थी। और उसी एक ट्राइब जो एंग्लो जो ट्राइब थी, एंग्लो सैक्सन में जो हम एंगल कहते हैं ना, एंगल यानी एंगल और लैंड, एंगल और लैंड, इसी से तो नाम बना था इंग्लैंड। ठीक है, जो कि प्रेजेंटली मौजूदा दौर में भी जो इंग्लैंड है। तो असल में ओल्ड जो हमारे पास इंग्लिश पीरियड है वो है 450 से 1066, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें हमें पता लगता है कि किस तरह जर्मेनिक ट्राइब्स थी, यानी जर्मनी की ट्राइब्स थी, जिन्होंने आके तो डोमिनेट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड पे, और यहाँ पे बसना शुरू कर दिया था। 450 में आए थे और 1066 तक रहे थे। उसके बाद नॉर्मन्स कॉन्क्वेस्ट हुआ था और ये लोग चले गए थे यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये तो एक मैंने ब्रीफली आपको बताया, तो अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके चलते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि शुरू में अगर हम बात करें तो तकरीबन 55 बीसी तक, यानी बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, 55 बीसी तक जो है जो इंग्लैंड के ऊपर राज रहा वो केल्ट्स का था। केल्ट्स को हम ब्रिटन्स भी कहते हैं, ब्रिटॉन्स, बल्कि ब्रिटॉन्स कहते थे, इनको कहा जाता था। और ब्राइथन्स भी कहा जाता था, और गेल्स भी कहा जाता था, यानी कि ठीक है, ये सारे नाम केल्ट्स के लिए ही थे। लेकिन केल्ट्स कब आके वहाँ पे आबाद हो गए, तो केल्ट्स असल में मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग थे, मुख्तलिफ कबीले थे जो आके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। और क्यों रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरू में हमें पता लगता है कि इंग्लैंड, जो मौजूदा इंग्लैंड है, ये बड़ी, क्योंकि आइलैंड है, बड़ा सरखेज होता था वहाँ पे। जरखेज मतलब बड़ा फर्टाइल किस्म का लैंड था, तो पानी भी था, तो लैंड भी फर्टाइल था, तो लोगों को लगता था कि ये रहने के लिए अच्छी जगह। दूसरा, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे
जो बाहर के ट्राइब्स हैं ना इतनी आसानी से आके अटैक शेक नहीं करते, मतलब सेफ हेवन था उन लोगों के लिए जो रहते थे, उनके लिए सेफ जगह थी। इसलिए वो कैल्ट्स ने आके वहाँ पे बसना शुरू कर दिया। और इन कैल्ट्स के अगर रिलीजन की हम बात करें तो प्रॉपरली उनका कोई खास रिलीजन भी हमारे सामने नहीं आता। मोस्टली यही माना जाता है कि एथियस्ट से, यानी कि कोई भी किसी भी गॉड को नहीं मानते थे वो। ठीक है, तो वो तकरीबन 55 बीसी तक वहाँ पे रहे। ठीक है, उसके बाद फिर 55 बीसी में क्या हुआ कि 55 बीसी के बाद हमारे पास आ जाता है रोमन कॉन्क्वेस्ट, उसके बाद होता है। ठीक है, और रोमन कॉन्क्वेस्ट से मुराद ये है कि जैसे मैंने पिछली आपको ऑडियो में बताया था कि जूलियस सीजर जो था, क्योंकि उस टाइम पे ये था ना कि जो रोम था, रोम एक बहुत बड़ी ताकत थी, इनके पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी। ये पूरी दुनिया पे उस वक्त जो इंग्लिश कंट्रीज थे ना, यूरोपियन कंट्रीज, उन पे ये लोग हावी थे। ठीक है, रोम वाले। और इसमें खासकर जो हमारे पास जो नाम आता है जूलियस सीजर का, जो जनरल भी था और उसकी एक बहुत बड़ी एक आर्मी भी थी, उसने 54 और 55 और 54 बीसी में जो है काफ़ी अटैक्स वगैरह भी किए शुरू में ब्रिटेन में, लेकिन वो उस वक्त कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद 43 एडी में जो क्लाडियस था, उसने भी अटैक्स वगैरह किए। बहरहाल करते करते उसके बाद ये हुआ था कि वो लोग जो थे रोमन्स, तो वो यहाँ पे आके डोमिनेट हो गए, केल्ट्स के ऊपर आके रहना शुरू कर दिए, इनके डोमिनेट उन पे डोमिनेट हो गए। और फिर 55 बीसी से लेके ना 407 एडी तक जो है इनके ऊपर वो काबिज रहे। तो ये जब रोमन्स यहाँ पे आए थे, तो उस वक्त मैंने आपको बताया ना, वो यही बात होती थी कि जो क्योंकि रोम तो खैर बहुत बड़ी ताकत थी। रोम जो इससे पहले वो फ्रांस पे भी अटैक कर रहा था, मुख्तलिफ कंट्रीज पे अटैक कर रहा था। तो साथ ही साथ जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कहीं से कहीं हमें ये भी पता लगता है कि वो जो जूलियस सीजर ने जो शुरू में अटैक किए थे ना, उसको ये भी शक था कि जैसे कैल्ट जो है ना, जो ऑलरेडी वो ब्रिटेन में रहते थे या इंग्लैंड में रहते थे, तो उसको लगता था ये कैल्ट्स जो हैं ये फ्रांस वालों की थोड़ी सी मदद भी कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, क्योंकि जूलियस सीजर जो है रोम से और आके तो ये फ्रांस पे अटैक कर रहा था, तो इसको लग रहा था कि ये जो कैल्ट्स हैं ना, जो ब्रिटेन में रह रहे हैं या इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने तो खैर 55 और 54 बीसी में अटैक चेक किए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा कामयाबी उसको नहीं मिली थी। बाद में क्लॉडियस वगैरह ने अटैक चेक करके, तो बहरहाल ये हुआ था कि 55 बीसी पे तक वो जो है यहाँ पे आ गए थे, ब्रिटेन पे आ गए थे, और 407 एडी तक ये वहाँ यहाँ पे रहे। तो ये जब आए थे तो अपने साथ, क्योंकि ये क्रिश्चियंस थे, तो और उस क्रिश्चियंस में भी आगे से रोमन कैथोलिक थे, तो वो अपने साथ वही चीज़ लेके आए, वही रिलीजन लेके आए। तो वो चीज़ भी डोमिनेट हो गई और साथ ही साथ अपने साथ ये लैटिन लैंग्वेज भी लेके आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 407 के बाद जो है एंग्लो सेक्सन्स आ गए थे। जब रोम वाले चले गए थे, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और 407 में रोम वाले चले गए, और फिर एंग्लो सेक्सन्स जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी, जर्मनी की मुख्तलिफ ट्राइब्स थी, उन्होंने आगे इस जगह पे, मतलब उनको तो खैर हेल्प के लिए बुलाया गया था, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पर 407 में आए थे, और इसी दरमियान में ये हुआ था 407 के बाद 787 में जो है एक और एक जंगली से लोग थे, वाइकिंग्स। ठीक है, वो वाइकिंग्स उन्होंने आके जो है अटैक किया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल अटैक नहीं रहा था, यानी ब्रिटेन पे आके अटैक करने की कोशिश की थी। बहरहाल फिर ये हुआ था कि ओवरऑल ये 450 से जो इनका सिलसिला चला था एंग्लो सेक्सन का, तो ये लोग फिर 1066 तक रहे थे। ठीक है, और 1066 में फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, जो फ्रांस से लोग आए थे, उन्होंने आके अटैक किया था, वो कॉपीज हो गए थे। तो इसमें ओवरऑल हमें ये पता लगता है कि एंग्लो सेक्सन जो है ये 1066 तक जो है यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद नॉर्मन नॉर्मन कन्क्वेस्ट होता है, जिसको हम नहीं कहते बैटल ऑफ हेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग भी उसी नॉर्मन कन्क्वेस्ट को भी कहते हैं। तो उसके बाद जो है नॉर्मन्स का वहाँ पे राज हो गया था। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्या, क्यों हुआ, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हुआ ये था कि ओरिजिनली जो है ब्रिटेन के ऊपर जो इंग्लैंड था, उसके ऊपर जो थे लोग रहते थे, उनका नाम कैल्ट्स था। कैल्ट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले से रह रहे थे वो, मतलब मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग होते थे वो। ठीक है, और इंग्लैंड जैसे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, बड़ा पीसफुल लैंड था, बड़ा ऐसा लैंड था जब जहाँ पे लोगों को लगता था कि यहाँ पे हमें कोई, हमारे ऊपर कोई अटैक चेक नहीं हो सकता। दूसरा लैंड भी फर्टाइल फर्टाइल था, तो मतलब वहाँ अगर कोई चीज़ वगैरह कोई उगाता है तो वो भी उग जाती है, पानी भी है, हर चीज़ थी। तो वहाँ पे कैल्ट्स ने रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा आइलैंड था ना,
थोड़ा मेन यूरोप से हट के था, तो इसलिए थोड़ा सेफ भी था, तो हर कोई क्योंकि इतने दूर जा नहीं सकता था उस तरफ। पर बाद में क्या हुआ है कि रोमन्स ने जो है अटैक करना शुरू कर दिया ब्रिटेन पे, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था। यूजली 44 और 54 और 55 बीसी में जो है, जैसे जूलियस सीजर वगैरह ने भी अटैक किए, ठीक है। तो क्योंकि उस वक्त जो रोम था ना, तो रोम असल में, रोम क्या है, रोमन्स जिनको हम कहते हैं, ये असल में इटली का कैपिटल हमें पता है ना, रोम है, ठीक है। तो उस तरफ से जो ये वहीं के जो लोग रहने वाले थे, रोमन थे, तो वो लोग बार बार जो है अटैक कर रहे थे, और ब्रिटेन पे अटैक कर रहे थे, जो मौजूदा इंग्लैंड है, ठीक है, इस पे अटैक कर रहे थे। उनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री भी थी उस वक्त, यही समझ लीजिए रोमन्स से ही तगड़ी ताकत थी। अगर कोई ताकत थी ना जिसके पास मिलिट्री पावर थी, तो वो ये रोमन्स थे, ठीक है। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, 55 बीसी में आके जो जो है रोमन्स ने जो है कन्क्वेस्ट कर लिया, और यहाँ पे आके वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे सेटल भी हो गए, ठीक है। लेकिन शुरू में तो ये हुआ था कि केल्ट्स के साथ ही रहना शुरू कर दिया, उनमें काफ़ी हार्मनी हो गई थी। और केल्ट्स का भी फ़ायदा था, केल्ट्स को पता था उस वक्त मुख्तलिफ जो जो मतलब इस तरह के जंगली किस्म के लोग होते थे ना, खासकर पिट्स, हम आगे पढ़ेंगे, और स्कॉट्स, वो आके ना इन पे अटैक किया करते थे पहले। तो इसके अलावा मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया, वाइकिंग्स वगैरह, मुख्तलिफ जो जंगली लोग थे, कबीले थे, ये आके ना वो उधर अटैक भी कर लेते थे। तो केल्ट्स को तो अपनी जान बचानी थी ना, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, ये रोमन्स तो हमारे बड़े फायदे के लोग हैं। पर रोमन्स ने आके वहाँ पे बसना शुरू हो गए साथ साथ, मतलब केल्ट्स और रोमन साथ साथ बसना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो होल्ड था वो रोमन्स का था, क्योंकि वो ज़्यादा पावर में थे, ज़्यादा तकड़ी ताकत में थे, ठीक है। और रोमन्स ने आते ही फिर क्या किया, अपना एक ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर वही तो हम नहीं कहते क्लासिकल रोमन्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए थे, जिस तरह की बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह लेके आए थे, वो आने वाले जो मॉडर्न एराज थे, उसमें भी जो उनको जो है उनको बड़ा एडमायर किया गया, ठीक है। वो बड़े इस चीज़ में बड़े तेज़ लोग होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा उनका काम था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बना लेते थे, ठीक है। और साथ मेरे जैसे आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे, ठीक है। तो अदरवाइज तो मोस्टली जो कैल्ट्स थे वो एथियस्ट थे, यानी कि गॉड शॉड पे बिलीव नहीं करते थे। और एक तो ये है कि वो क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे, ठीक है, रोमन कैथोलिक थे, तो इसी चीज़ को आगे उन्होंने प्रमोट कर दिया आगे ब्रिटेन में भी। साथ जो लैंग्वेज लेके आए, तो वो लैटिन लैंग्वेज लेके आए, इसीलिए वो लैटिन लैंग्वेज जो है वो बड़ी डोमिनेट हो गई। और इवन हमारे पास जो आज के मौजूदा दौर में जो अल्फ़ाबेट है ना, ए से जेड तक, ये भी उसी लैटिन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं, ठीक है। और लेकिन इस दौरान ये था कि स्कॉटलैंड की तरफ से जो है ये जो छोटे छोटे ये पिक्ट्स वगैरह थे ना, जंगली लोग, ये अटैक करते थे। तो इन्होंने ये भी किया था कि एक वॉल बना दी थी अभी, क्योंकि पिछली पिछले मैंने ऑडियो में आपको बताया था ना, एक तरफ इंग्लैंड है, ठीक है, एक कंट्री इंग्लैंड है साथ, फिर आगे जाएं तो स्कॉटलैंड आता है, तो एक तरफ फिर वेल्स आता है, और दूसरी तरफ फिर हमारे पास आ जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो इंग्लैंड बड़ा हिस्सा है, और इससे थोड़ा सा छोटा जो स्कॉटलैंड है ना, इनके दरमियान एक वॉल बना दी गई थी, ठीक है। क्योंकि एक तरफ पिट्स थे, ये पिट्स जंगली लोग थे, और एक तरफ ये रोमन्स वगैरह होते थे, तो इन्होंने दरमियान में ना एक वॉल बना दी थी, ताकि इनके हमलों से महफूज रह सकें ये लोग सारे, ठीक है। तो बहरहाल ये जो लोग थे रोमन्स वगैरह, ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े तेज़ होते थे, ठीक है। लेकिन जब 407 एडी आता है, तो ये ब्रिटेन वाले जो है जो रोमन्स थे, ये इन्होंने ब्रिटेन से मूव करने का फैसला किया। इन्होंने कहा नहीं यार, हमने तो वापस जाना है, रोम जाना है। और उसकी वजह भी क्या थी कि एक जर्मनी की मोस्टली जो ज़्यादातर जो हम लिटरेचर में पढ़ते हैं ना, ट्राइब्स वगैरह, क्रूअल ट्राइब्स, वो जर्मनी से ही आती हैं। इवन एंग्लो सेक्सन भी तो हम बाद में देखेंगे, ये भी तो ये किस्म के जंगली ही लोग थे, ये भी जंगली ही लोग थे। बहरहाल इनको आगे डिस्कस करते हैं। इस तरह जर्मनी की एक और क्रूअल सी ट्राइब थी, विसिगोथ जिनका नाम था, विसिगोथ। उन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ ना रोम पे अटैक करने शुरू कर दिए थे, और रोम के ऊपर कब्जा जमाने के लिए उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिए थे, ठीक है। तो अब जब जो ब्रिटेन के अंदर जो रोम वाले थे, इनको अब लगा ना कि हमारे मुल्क में दूसरी तरफ जो है हमले शमले हो रहे हैं, तो इन्होंने जो है वापस अपने मुल्क चले गए, ठीक है। 407 में अपनी कंट्री वापस चले गए। और इनका उस वक्त जो किंग था रोम वालों का,
हॉनरस हॉनरस ने जो है उसने उन उन हॉनरस ने इन कैल्ट्स वगैरह को कहा भाई कि तुम लोग जानो, तुम लोगों की जगह जाने, हम लोग जा रहे हैं, हमारे मुल्क पे तो उधर अटैक हो रहे हैं, तो हमने जाके अपनी जगह को डिफेंड डिफेंड करना है, तो तुम जानो और ये जगह जाने। बहरहाल वो चले गए वहाँ से 407 में, ठीक है। और साथ इसी दौरान जो है पिट्स और जो स्कॉट्स थे उनके भी हमले जारी थे, साथ साथ वो करते रहते थे। तो असल में ये मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग होते थे, पिट्स और स्कॉट्स, जंगली किस्म के लोग होते थे ये। तो अब ये हुआ कि कैट्स जो थे अकेले रह गए थे, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जर्मेनिक ट्राइब्स को इनवाइट किया था, एंग्लो सैक्सन, ठीक है। तो वहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स आई थी और उन्होंने आके फिर इनको थोड़ा सा डिफेंड किया था, इनकी मदद की थी, क्योंकि कैट्स जो थे बड़ी डेंजर में आ गए थे। फिर एंग्लो सेक्सन्स, ये मुख्तलिफ ट्राइब्स होती थी जिनमें एंगल्स थी, सेक्सन्स और जूट्स थे। एंग्लो सेक्सन्स तो बड़े अरसे तक ब्रिटेन में रहे, जूट्स बाद में वापस चले गए थे। तो उन्होंने जो है बड़ा हेल्पिंग हैंड दिया, इन्होंने जो है कैट्स की मदद की पिक्ट्स और स्कॉट्स के खिलाफ, और उनको भगा दिया, पिक्ट्स और स्कॉट्स को वहाँ से भगा दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि 407 के बाद एंग्लो सेक्सन जो है वो सेटल्ड हो जाते हैं ब्रिटेन में। और खैर 407 में वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, सही सेटल तो 450 में आके हुए थे, लेकिन 407 में उनकी सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो गए थे, क्योंकि सेटल होने में टाइम लगता है ना। 450 में सही तरह से वो जो है ब्रिटेन में आके यहाँ पे सेटल हो गए थे। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद ये हुआ था कि जूट्स तो वापस चले गए थे, लेकिन एंग्लो सेक्सन्स जो थे वो बड़े अरसे तक जो है वहाँ पे रहे। और एंग्लो सैक्सन्स ने उस वक्त क्या किया था कि छोटी छोटी ना, ये इंग्लैंड जहाँ पे मौजूदा इंग्लैंड है ना, इस पे छोटी छोटी वो जगह बना दी थी अलग अलग से, जिसको नॉर्थ एम्ब्रिया कहते हैं, और अमेरिका, कैंट, एसेक्स, सेसेक्स, वेसेक्स, जो आपने पढ़े होंगे। और उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो वेसेक्स था। वेसेक्स वो पॉइंट था जिसपे एंग्लो सेक्सन्स का जो है किंग रहा करता था, किंग एल्फर्ड, उस वक्त जो है ना, यही समझ लीजिए उसका कैपिटल एरिया इनका वेसेक्स होता था, जहाँ के किंग वगैरह रहता था, और सेंट्रलाइज्ड जो वहाँ पे पावर थी उनकी। तो बहरहाल ये हुआ कि बाद में एंग्लो सेक्सन जो है, इन्होंने, कैल्फ्स ने तो खैर उनको खुशामदीद कहा था कि आओ भाई हमें बचाओ, लेकिन उनको नहीं पता था असल में ही हैं तो ये भी जंगली लोग। इन्होंने क्या किया कि बाद में कैल्ट्स को ही लात मारी, कहा भाई तुम लोग जाओ, और कैल्ट्स वहाँ पे फिर पहाड़ों वाली तरफ कहीं और दूसरी तरफ चले गए, मेन इंग्लैंड जो था उधर से मूव कर दिया, ठीक है। तो बाद में ये भी होता है कि 737 एडी में हम देखते हैं कि एक वाइकिंग इन्वेजन होता है, ठीक है। और वो भी कोई इस तरह के अटैकर्स लोग होते हैं, वो रिपीटेड इन्वेजन्स करते हैं, अटैक करते हैं। और जो उस वक्त एल्फ्रेड, जिसको बाद में किंग एल्फ्रेड ग्रेट कहा गया, वो जो है उसकी, क्योंकि यूनाइटेड, उसने एक एरियाज किंगडम सी बनाई हुई थी, ठीक है। उसने फिर अपने एरियाज़ को, मुख्तलिफ एरियाज़ को डिफेंड किया वाइकिंग्स के ख़िलाफ़, और अल्टीमेटली वाइकिंग्स को भी किंग एल्फर्ड ने लात मार के ना वहाँ से भगा दिया, ठीक है। और किंग एल्फर्ड वहाँ से फिर वो क्या हो गया था कि जीत गया था। और फिर क्या होता है कि उसके बाद 1066 में जो है बाद में हम देखते हैं कि नॉर्मन एनवीएन आता है, या जिसे हम कहते हैं ना बैटल ऑफ हेस्टिंग होती है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग में असल में क्या था कि एक तरफ हमारे पास फ्रांस से आए हुए नॉर्मन्स थे, ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड पे चढ़ाई कर दी थी, ठीक है। और दूसरी तरफ किंग एल्फर्ड द ग्रेट, जिसको हमने कहा था ना वेसेक्स में जो ऑलरेडी रह रहा था, इनका ड्यूक भी था। तो इस जो है इसने अटैक किया, ठीक है। और ये असल में ड्यूक विलियम जो था ये फ्रांस से था, इसने अटैक किया था, और किंग हार्लोड को जो है ना इसने हरा दिया था, ठीक है। और फिर ये हुआ था कि नॉर्मल्स नॉर्मल्स ने जो है क्या किया था कि फतह कर लिया था, नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कंकर्ड किया था। असल में इस तरह हुआ था ना कि तकरीबन कोई नॉर्मन्स जो थे, जो फ्रांस की साइड से आए थे, ये 7,000 का, तकरीबन 7,000 तक का बेड़ा था। मतलब इसमें इनके जो अपने वो सोल्जर्स वगैरह, ये जो लोग होते हैं वॉरियर्स वगैरह थे, ठीक है, ये ब्रिटेन पे आए थे। और इनका जो लीडर था वो था विलियम फर्स्ट, ठीक है। और साथ ये 700 शिप्स भी लेके आए थे। और उस टाइम पे जो एंग्लो सेक्सन्स का जो किंग था वो हार्लड गॉडविंसन था, हार्लड गॉडविंसन जो था, इस पे इन्होंने आके चढ़ाई कर दी, ठीक है। और जिसको इसी लड़ाई को जो है ना हम बैटल ऑफ हेस्टिंग कहते हैं।
और उसके बाद जो था ये हॉलर्ड गॉडविनसन जो था ये मर गया। ठीक है, एंग्लो सैक्सन का जो किंग था ये मर गया। और दूसरी तरफ से जो विलियम था जो उनका किंग था नॉर्मन्स का, जिसको बाद में विलियम द कनकरर कहा गया, सॉरी, तो वो उसने जो है अपनी कमान संभाल ली। और इसी के साथ फिर यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स का जो है टाइम ख़त्म होता है। एंग्लो सैक्सन का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इस पे आके जो नॉर्मन्स हैं ये कब्जा कर लेते हैं। तो तभी तो हम कहते हैं ना नॉर्मन्स, ये जैसे शुरू में रोमन्स थे तो रोमन्स अपने साथ क्या लाए थे? रोमन्स अपने साथ लैटिन लैंग्वेज लाए थे, क्रिश्चियनिटी लाए थे, रोमन कैथोलिक को इंट्रोड्यूस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत काम किया था, इस तरह के काम में। लेकिन ये जो बाद में रोमन्स ने सब कुछ बुलाया था, उसके बाद नॉर्मन जो आए थे ये इसके अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे। ठीक है, और बाद में इन्होंने जो एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड स्टार्ट हुआ था, लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी थी। और इनका जो वो किंग था ना, क्या नाम था उसका, विलियम, विलियम द कनकरर, उसने कहा था भाई कि आपने ना स्कूलों में ओल्ड इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ानी। तो इसी के साथ ओल्ड इंग्लिश थोड़ी डाउन हो गई थी। वैसे भी ओल्ड इंग्लिश होती ना, उसमें पुराने लोग जो था कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते थे, किताबों में नहीं लिखा करते, बस जुबानी कलामी उनका लिटरेचर चलता रहता था, कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते रहते थे, टेल्स हो गई और इस तरह की चीज़ें ना, सरमन्स वगैरह हो गए, रिडल्स हो गई, तो किताबों में कम ही लिखते थे। तो बाद में बहरहाल नॉर्मन्स आए, नॉर्मन्स ने कहा भाई हमारे हमने तो फ्रेंच लैंग्वेज लाई है। तो उन्होंने जो है फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उस वक्त जो है ओल्ड इंग्लिश ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी उसके बाद। ठीक है, और क्योंकि एंग्लो सेक्शन का मैंने जैसे आपको बताया ना, ज़्यादातर वो वर्क किताबों वगैरह में लिखा ही नहीं करते थे। और इसी यही वजह है कि उसके बाद इतनी ज़्यादा वो प्रमोट नहीं हो सकी उनकी जो ये थी लैंग्वेज, जो जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकी। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले लैटिन डोमिनेंट रही, बाद में फिर जो डोमिनेंट लैंग्वेज आ गई थी वो फ्रेंच लैंग्वेज आ गई। लेकिन ये तो खैर ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि किस तरह नॉर्मन्स आ गए थे और कन्वर्ट कर दिया था इंग्लैंड को। तो उस टाइम पे जो लिटरेचर था ओवरऑल वो ओरल रहा करता था, ओरल जुबानी किताबी। ठीक है, बाद का लिटरेचर तो हम देखते हैं ना मिडीवल एज के बाद, वो तो प्रॉपरली लिखना शुरू कर दिया था ना। बल्कि इवन ये जो हमने पढ़ा नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद, इसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शोर आ गया था, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में चीज़ें ओरल होती थी। ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह ओरली पास, जुबानी कलामी बातें पास होती थी। तो मोस्टली जो राइटिंग्स लिखी जाती थी उसमें एलिट्रेशन का ज़्यादा जरूर इस्तेमाल होता था, यानी कि जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं शुरू में इस्तेमाल होते हैं जिनका एक तरह का साउंड होता है, तो एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो मुख्तलिफ किताबें होती थी जिनको हम मैनस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो तकरीबन 4 एक मैनस्क्रिप्ट्स होती थी जिनके अंदर टोटल लिटरेचर आया आया करता था उस टाइम का, ओल्ड लिटरेचर लिटरेचर। और उन मैनस्क्रिप्ट्स में जो है एक जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब हुआ करती थी ना जिसमें उस टाइम का लिटरेचर लिखा जाता था, उसमें वो उसका नाम था एक्स्टर बुक्स, एक्स्टर बुक। और एक्स्टर बुक वो थी जिसमें मोस्टली एंग्लो सैक्सन के बारे में चीज़ें हमें मिलती हैं। और इसके साथ साथ फिर एक दूसरा एक मैन्युस्क्रिप्ट था जिसको हम कहते हैं जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट उनका एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट होता था जिसमें बाइबल के रिलेटेड, बाइबल की स्टोरीज वगैरह लिखी जाती थी, और इसी को कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसी तरह एक वर्सेली बुक होती थी। ठीक है, वर्सेली बुक में पोइट्री और प्रोस इस तरह का काम लिखा जाता था। और एक नोवेल कॉडेक्स के नाम से बुक होती थी उनकी, जिसको ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता था। यानी ये सारी उस तरह की किताबें थी ना जिनके अंदर उसमें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो वर्क ये लिखा जाता था, महफूज किया जाता था। ठीक है ना, तो उसमें तो हमारे पास जो उस टाइम की मेजर पोइट्रीज आती हैं उसमें आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा। वैसे तो क्योंकि सारा काम ओरल होता था, इसीलिए तो हम कहते हैं ना ओल्ड लिटरेचर में असल में है कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ कुछ किताबों में लिखते ही नहीं थे। ठीक है, बस जुबानी किताब में आता है कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते थे। वो जो ओरली बातें करते थे वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें करते थे, इंटेलेक्चुअल उनके अंदर बड़ा विट था, बड़ा उनके अंदर वो इंटेलिजेंस थी, लेकिन बस वो लिखा नहीं करते थे। ठीक है, तो बहरहाल पोइट्री में ब्यूवुल्फ हमारे पास है, विटसिथ है हमारे पास, डयोर है, वेंडरर है, द सी फेरर है, द बैटल ऑफ मेल्डन है, ड्रीम ऑफ द रॉड, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोइट्री हमारे पास वो ब्यूवुल्फ है। और उस टाइम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो हमें मिलते हैं, वो कैडमन है और साइन वुल्फ है। ठीक है, तो ये लोग होते थे।
और मोस्टली जो है हीरोइक अपने जो, क्योंकि ये सारी एंग्लो सेक्शन कौन थे, जर्मनी से आए थे ना, तो अपना ये हीरोइक वर्क जिसमें लड़ने लड़ाने की बातें, किसी ड्रैगन से हमला कर दिया, किसी सुपर नेचुरल चीज़ पे अटैक कर दिया, किसी दूसरी चीज़ पे अटैक कर दिया, इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा था। और इस तरह का लिटरेचर में इस तरह का वर्क होता था, लड़ने लड़ाने वाली बातें ज़्यादा होती थी। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्यूवुल्फ है, असल में एक एपिक पोएम है ना, और इसको जिसे नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, नेशनल एपिक पोएम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, लेकिन उसका भी राइटर एनोनिमस है, यानी कुछ पता ही नहीं है। और उसको भी लिखा गया, उसके अंदर भी एलिट्रेशन वर्ड्स हैं, यानी रिपीटेड वर्ड्स हैं शुरू में आते हैं, जिनकी एक तरह के साउंड होते हैं। टोटल तकरीबन 3,000 से ज़्यादा उसमें वर्ड्स हैं, एक्यूरेटली मेरे ख्याल में 3,182 वर्ड्स हैं उसमें। और उसको जिस किताब में महफूज किया गया, वो जो मैंने आपको किताबें बताई, उसमें जो ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर तभी उसको ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, या उसको नोवेल कोडेक्स कहते हैं। उसके अंदर से वो चीज़ हमें मिलती है। ये वो वर्क है जो कम्प्लीटली हमें मिलता है, बाकी सारे वर्क कम्प्लीट है ही नहीं। बाकी थोड़े मोड़े वर्क हैं, थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट वर्क हमें किसी भी फॉर्म में नहीं मिलता। मोस्टली वो लोग हेरोइक पोइट्री लिखा करते थे, और वो भी अपने पास से, क्योंकि एंग्लो सेक्सन असल में कहाँ से आए थे, जर्मनी से इनवाइट किया गया था ना इनको, तो वो अपने हीरोइक वर्क को लिखा करते थे, रिलीजियस पोएम्स लिखा करते थे। रिलीजियस में भी ये है कि क्या करते थे कि ये जो इनकी बाइबल है ना, बाइबल के अंदर से स्टोरीज वगैरह उठा के ना कहानियाँ शानियाँ लिखा करते थे, इस तरह की पर्सनल पोएम्स लिखा थे, कुछ लव पोएम्स भी लिखा करते थे, सरमन्स और रिडल्स को लिखा करते थे। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें जो है इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो बाकी ओवरऑल अगर हम जब हम देखते हैं ना, तो बहुत कुछ ज़्यादा हमें इनका कोई वर्क मिलता नहीं है। ठीक है, और बल्कि शुरू में जब रोमन्स आए थे, रोमन के जो मिशनरीज आए थे ना, जो रोमन्स का उनको रिलीजन वगैरह फैला रहे थे, उनसे थोड़ा बहुत इन लोगों ने, जो एंग्लो सेक्सन्स ने जो सीखा भी था, उनसे सीखा था। रोमन मिशनरीज से उन्होंने ये चीज़ सीखी थी। ठीक है ना। तो अच्छा, ये जो लोग थे ना, मैंने आपको बताया था कि एंगल्स थे, ठीक है, जिनके नाम से इंग्लैंड पड़ा है। ठीक है, ये तो खैर प्रॉपर जर्मनी से थे। तो जो सेक्सन्स थे वो उसी जर्मनी के अंदर ही एक सेक्सनी जगह थी, उससे थे। और इसके अलावा जो जूट्स थी वो डेनमार्क से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है ना। और ये जिसको हम कहते हैं नदरन जर्मनी से। ठीक है। और इसमें एक टर्म आपने शायद पढ़ी भी होगी, जिसको हम कहते हैं स्कैंडिनेविया। ठीक है, तो ये लोग असल में क्या करते थे, ये जितने भी एंगल सेक्शन और जूट्स, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे ना, तो जर्मनी से आपको सी रूट साइड साइड से मिलेगा डायरेक्ट, जो इंग्लैंड आ रहा था, तो यहाँ से ये वहाँ पे मूव करके आ जाते थे। ठीक है, और थ्रू फिफ्थ सेंचुरी ये वहाँ पे आ गए थे। और थ्रू सदर्न स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में असल क्या, स्कैंडिनेविया एक टर्म यूज़ होती है। स्कैंडिनेविया असल में ग्रुप ऑफ मुख्तलिफ ये कंट्रीज हैं, जिनमें डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है और स्वीडन, इन सब को मिला के हम स्कैंडिनेविया के नाम से जो है जानते हैं। तो बहरहाल ये लोग आके तो इन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। और ये तो खैर बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। असल जो प्रॉपर लिटरेचर है वो उसके बाद स्टार्ट होता है, ओल्ड इंग्लिश के बाद। बहरहाल ये है कि इस टाइम पे जो काम किया गया था ना, एंग्लो सेक्सन्स के दौर में, इसको बड़ी पजराई मिली। बाकी आगे आने वाले जो हमारे पीरियड्स हैं ना, इवन मॉडर्न पीरियड तक, जो इनकी जो राइटिंग्स थी, इनको री एक्सप्लोर किया गया, इनको एडमायर किया गया, और इनकी वर्क को जो है लिखा गया। क्योंकि ये बड़े क्रिएटिव किस्म के लोग होते थे, ये इनके अंदर बड़ी विट होती थी, इनके अंदर बड़ा वो, जैसे रोमन्स ने मैंने आपको बताया था ना, वो बड़े तेज़ किस्म के लोग होते थे। ठीक है, उसके बाद एंग्लो सेक्सन्स आए, वो भी कोई ना कोई खास चीज़ों को लेके आए। तो फिर जिस तरह रोमन्स अपने साथ रोमन कैथोलिक को लेके आए, क्रिश्चियनिटी को लेके आए, ठीक है, ये चीज़ें लेके आए। उसके बाद एंग्लो सेक्सन्स आए, तो उनकी भी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी बताई। तो ये चीज़ें आगे आगे चलती रहीं, चलती रहीं। फिर ये हुआ था कि बाद में जब नॉर्मन कंक्वेस्ट आया था, तो फिर शुरू पीछे जो लैटिन लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी। कम हो, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज का ज़्यादा दौर दबा था। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज हो गई थी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि उनका जो नॉर्मन्स का जो किंग था विलियम, उसने कहा था कि भाई स्कूलों शुरू में आप लोगों ने ओल्ड इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ानी। तो ओल्ड इंग्लिश का दबदबा ज़रा नॉर्मन पीरियड तक जाके थोड़ा कम हो गया था। लेकिन यह है कि उसके बाद जो है ओल्ड इंग्लिश को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। मॉडर्न राइटर्स ने उसको, उनके काम को री एक्सप्लोर किया, और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आज भी हम देखते हैं और उनको एडमायर भी करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा।
होपफुली ये चीज़ आपकी काफ़ी मदद करेगी। और उसके बाद हम, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पढ़ी जाएँ चीज़ें तो बेहतर होगा। तो जैसे ये अभी हमने एंग्लो सेक्सन पढ़ा, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट नॉर्मन्स के बाद का जो एरा होगा वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह साथ साथ चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी।